मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 एक्ट नंबर 8 और 2012। चैप्टर 3 धारा 15। धारा 15 कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण मतलब जब्ती। कुछ मामलों में इसकी धारा 15 को देखेंगे। उपधारा 1 कहती है कि धारा 14 के अधीन जारी किए गए कारण बताओ सूचना के स्पष्टीकरण यदि कोई हो तथा उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात और प्रभावित व्यक्ति को तथा उस दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सूचना में निर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति धारण करता हो और ऐसे अन्य व्यक्ति को भी सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नगत समस्त या कोई अन्य धन या संपत्ति विधि विरुद्ध अर्जित की गई है। उपधारा 2 में है कि जहां प्राधिकृत अधिकारी यह विनिर्दिष्ट करता है कि कारण बताओ सूचना में निर्दिष्ट कुछ धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं किंतु ऐसे धन या संपत्ति को विनिर्दिष्टतः चिन्हित करने में समर्थ ना होता हो तो प्राधिकृत अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह धन या संपत्ति या दोनों विनिर्दिष्ट करें जो उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं और उपधारा 1 के अधीन तदनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा। उपधारा 3 में है कि जहां प्राधिकृत अधिकारी इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं वहां घोषित करेगा कि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों इस एक्ट के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए सभी विलंगमों से मुक्त राज्य सरकार को समप्रत अधिहृत जब्त माने जाएंगे। तो इनक्यूम्ब्रेंस भार, विलंगम का मतलब होता है भार से मुक्त। परंतु यदि अधिहृत संपत्ति जो जब्त संपत्ति है उसका बाजार मूल्य प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कर दिया गया हो तो संपत्ति अधिहृत नहीं की जाएगी। अगर उसका बाजार मूल्य जो क्या हुआ, बाजार मूल्य प्राधिकृत अधिकारी के पास डिपॉजिट अगर कर दिया जाता है तो संपत्ति का कन्फिस्केट नहीं किया जाएगा, जब्त नहीं किया जाएगा। उपधारा 4 बताती है कि इस एक्ट के अधीन किसी कंपनी को शेयर राज्य सरकार को अधिहृत माना जाता है तो कंपनी अधिनियम 1956 एक्ट नंबर 1 1956 अथवा कंपनी के संगम अनुच्छेदों में विनिर्दिष्ट अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कंपनी तुरंत राज्य सरकार को ऐसे शेयर के अंतरिति के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगी। उपधारा 5 में है कि इस अध्याय के अधीन धन या संपत्ति या दोनों के अधिहरण की प्रत्येक कार्यवाही धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन सूचना तामील किए जाने की तारीख से 6 माह की कालावधि के भीतर निपटाई जाएगी। कितनी? 6 माह की कालावधि के भीतर निपटाई जाएगी। उपधारा 6 में है कि इस धारा के अधीन पारित अधिहरण का आदेश जो है अपील यदि कोई हो उसमें पारित आदेश के अध्ययन रहते हुए धारा 17 के अधीन अंतिम होगा और किसी कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अधिहरण का आदेश अपील यदि कोई हो पारित आदेश के अध्ययन रहते हुए धारा 17 के अधीन अंतिम होगा और किसी कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं धारा 16 पर। धारा 16 में अंतरण का अकृत और शून्य होना, नल एंड वॉइड, अंतरण का शून्य होना ऐसे ट्रांसफर का। तो धारा 16 में है कि जहां धारा 14 सेक्शन 14 के अधीन सूचना जारी किए जाने के बाद उक्त सूचना में निर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति या दोनों को किसी भी तरीके से अगर अंतरित किया जाता हो वहां ऐसा अंतरण इस एक्ट के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए शून्य होगा। और यदि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों तत्पश्चात धारा 15 के अधीन राज्य सरकार को अधिहृत हो जाते हैं, जब्त हो जाते हैं तो ऐसा धन या संपत्ति या दोनों का अंतरण अकृत और शून्य माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। अब आ जाते हैं धारा 17। धारा 17 में है अपील। सेक्शन 17 में अपील है। इसमें टोटल 3 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 है इसकी कि इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको कि अपीलीय आदेश पारित किया गया था 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट को अपील कर सकेगा। कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर। अब आ जाते हैं उपधारा 2 में कि इस धारा के विरुद्ध कोई अपील की जाने पर
उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकारों को जिन्हें वह उचित समझे सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे। उपधारा 3 में है कि उपधारा 1 के अधीन की गई कोई अपील जो है उसके किए जाने की तारीख से 6 माह की कालावधि के भीतर निपटाई जाएगी। कितनी अवधि के भीतर निपटाई जाएगी? 6 माह की कालावधि। और जो स्थगन आदेश है, यदि कोई वो अपील में पारित कर दिया जाता है तो अपील का निपटारा विहित कालावधि के परे प्रवर्त नहीं रहेगा, मतलब वो प्रिवेल नहीं रहेगा, इन्फोर्स नहीं रहेगा।